होते हैं। लिखिए इसको, ये 2022 का पहला लॉन्च है, 2022 का पहला लॉन्च है। इसका अपन इस्तेमाल कई जगह करेंगे। हमारे को इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे आएंगे इसमें, तो हम बताते हैं कि सैटेलाइट्स आदि का इस्तेमाल करके कैसे अपने इलाके में सूखा या बाढ़ प्रबंधन, फ्लड मैनेजमेंट, ड्रॉट आदि पे कार्रवाई कर सकते हैं। तो मंडे को अर्थ ऑब्जेक्ट सैटेलाइट EOS-04 लॉन्च किया गया है। इसके साथ दो छोटी सैटेलाइट इंस्पायर सेट 1 और INS-2TD भी लॉन्च किया। ठीक, 3 है टोटल, 2 स्मॉल और एक अर्थ ऑब्जेक्ट सैटेलाइट। मैं लिख लीजिए, समझाता हूँ फिलहाल में। ठीक, दो स्मॉल सैटेलाइट्स हैं, इंस्पायर सेट 1, INS-2D और पहला सैटेलाइट है अर्थ ऑब्जेक्ट सैटेलाइट EOS-04। ठीक, इन सबको जो भेजा गया है वो भेजा गया PSLV C52 से। रॉकेट जो है PSLV C52 से भेजा गया है। ठीक, ये तो हो गया सामान्य जानकारी, किसी व्यवहार में होगी। अब डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो PSLV है ये इसकी 54 नंबर की यात्रा है, फ्लाइट है PSLV। ठीक, PSLV। और जब इस PSLV का एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, मतलब इसी को हम जब और ज्यादा क्षमता बढ़ाते हैं, एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसे। और ये एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन विद 6 PSOM एक्सेल स्टेप ऑन मोटर्स, स्टेप ऑन मोटर्स, इस मतलब स्टेप ऑन मोटर्स एक्सेल वर्जन, तो वो इसका 23rd नंबर का है। बस में यदि बिल्कुल सामान्य PSLV को हम देखें तो ये है 56-54 यात्रा। लेकिन PSLV का जो नया संस्करण है, या हम कहें उसका उन्नत संस्करण है, जो अपडेट वर्जन है, दैट इज क्षमता उसको बढ़ाई हमने, उसको बोलते हैं PSOM। P का मतलब वही PSLV, लेकिन SOM मतलब स्टेप ऑन मोटर्स एक्सेल वर्जन, मतलब इसमें हम एडिशनल क्षमता जोड़ देते हैं। तो PSLV का जो एक्सेल वर्जन है उसकी जो यात्रा है वो है 23rd। ये समझ में आ गई? ठीक, अब आपको थोड़ा बताना चाहिए PSLV का अपन कई सारे वर्जन तैयार कर रखे हैं, और इसलिए कर रखे हैं PSLV हमारा सबसे विश्वसनीय अभी तक का लॉन्च सिस्टम है। ठीक, इसको बोलते हैं वर्क हॉर्स, नीचे लिखा भी है कि वर्क हॉर्स लॉन्च व्हीकल है PSLV, वर्क हॉर्स लॉन्च व्हीकल है PSLV, यही बोलते हैं इसको। ठीक, वर्क हॉर्स है PSLV। ठीक, ये जो सैटेलाइट हैं इन्हें सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में रखा जाएगा, पोलर ऑर्बिट रखा जाएगा। सन सिंक्रोनस सूर्यतुल्य ध्रुवीय पोलर ऑर्बिट रखा जाएगा। ठीक, अब अपन एक एक को लेते हैं। पहली थी EOS-04, तो वजन वगैरह कोई नहीं पूछता है, लेकिन आपको मिशन लाइफ पता होनी चाहिए। 10 ईयर्स की इसकी मिशन लाइफ है, 10 ईयर्स की मिशन लाइफ है EOS-04। 10 साल की इसकी आयु है। जो बड़ा सैटेलाइट है अर्थ ऑब्जेक्ट सैटेलाइट EOS। ठीक, इसकी मुख्य क्षमता है कि ऑल वेदर हाई क्वालिटी इमेजेस हमको देगा। ये सभी मौसम में उच्च गुणवत्ता की पिक्चर देगा, जिनका इस्तेमाल, जिनका उपयोग, जिनका एप्लीकेशन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन, सॉइल मॉइस्चर, हाइड्रोलॉजी एंड फ्लड मैपिंग में होगा। तो ये आपके लिए एक ऐसा सुझाव है, यदि आपका बैकग्राउंड टेक्निकल है या नहीं भी टेक्निकल है,
परंतु यदि वो क्वेश्चन देता है कि आपके इलाके में इस प्रकार की समस्या है तो आप क्या कर सकते हैं, तो इस तरह से जो सैटेलाइट्स हैं, लॉन्च व्हीकल है, इनका उपयोग हम कर सकते हैं। हाई क्वालिटी इमेजेस अंडर ऑल वेदर कंडीशंस फॉर एप्लीकेशंस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन, सॉइल मॉइस्चर, हाइड्रोलॉजी एंड फ्लड मैनेजमेंट। ठीक, ये सब चीजें। अब ये जो चीजें हैं, हमें इन सब के बारे में पता है कि इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा इशू इससे भारत में मौजूद है। एग्रीकल्चर में हम लोग एक्चुअल रकबा कितना है, कितना सिंचाई चल रही है, कितनी कृषि जरूरत है, वो सब चीज़ों को देखने के लिए फॉरेस्ट्री का हमारा क्या कोशिश चल रही है, प्लांटेशन किस तरह चल रहा है, सॉइल मॉइस्चर कहाँ कम हो रहा है, कहाँ ये सॉइल ड्राई हो रही है, वो सारे फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। स्पेशली इंडिया से कंट्री जहाँ पे तेजी से हम देख रहे हैं कि फूड प्रोडक्शन जो है पर हेक्टेयर कम होते जाता है, वही हम देख रहे हैं कि चाइना वजन पर हेक्टेयर बढ़ रहा है। ठीक, तो हमको भी उसी तरह बढ़ना है। मैंने कुछ दिन पहले चर्चा किया, डिस्कस किया था, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन को कारण कम हो रहा है। इंस्पायर सेट 1 ये 1 साल की लाइफ है और इसमें 2 पेलोड्स। पेलोड मतलब किसी लॉन्च व्हीकल के साथ किसी सैटेलाइट में जो भेजे गए पेलोड्स, जैसे मोटरसाइकिल पे भी आप 2 लोग बैठे तो आप 2 लोग उसके वो पेलोड्स। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पेलोड इसमें जो है सैटेलाइट के, इस सैटेलाइट में 2 पेलोड्स हैं। एक ये जो पेलोड्स हैं इनका काम होगा आयनोस्फीयर डायनेमिक्स। हमारे अर्थ के चारों तरफ एक आयन मंडल है, आयन मंडल। ठीक, हमने पढ़ा था आयनोस्फीयर को, एक लेयर है पूरी मौजूद, और मैंने कहा था इसी आयंस के ही यूज करके हमारे अर्थ में सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या आप लोग करते हैं, क्या रेडियो फ्रीक्वेंसी आदि में सब कुछ यूज होता है क्या? ठीक, हाँ, सिग्नल्स के आने और जाने में, है ना? तो वो तो आयनोस्फीयर की स्टडी कोई इम्प्रूव करेगा। आयन इस नाम ही है इंस्पायर सेट, आयन मंडल के अध्ययन में। इसके अलावा सन के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो जो कोरोनल हीटिंग प्रोसेस है सन का, कोरोनल हीटिंग प्रोसेस, उसमें भी हमें मददगार पहुंचाएगा कोरोनल हीटिंग प्रोसेस। ठीक, इस सैटेलाइट का निर्माण IISST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किया है। सिंगापुर और ताइवान के विश्व धर्मशाला, तो हमको बस केवल जानकारी भी होनी चाहिए। अगला है INS 2TD, इसकी लाइफ 6 मंथ है, 6 मंथ। ठीक, और INS 2TD जो है इसका जो यूज होगा वो होगा लैंड सरफेस टेम्परेचर, वाटर सरफेस टेम्परेचर ऑफ वेटलैंड्स और लेक्स, थर्मल इनेशिया डे एंड नाइट आदि के पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आप थोड़ा तैयार करिए, ये सैटेलाइट वर्क के बारे में जानकारी इकट्ठी करिए। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। स्पीक संडे को पूरा, शनिवार को हिंदू में एडूल आएगा साइंस के पेज में, तो और ये टेक्निकल जो बारीक चीज़ होंगी वो भी वहाँ पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन इसका इस्तेमाल हमको करना है अपने किसी भी, क्योंकि हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है, इंडिया गरीब देश है। गरीब मतलब इस कॉन्टेक्स्ट से बोल रहा हूँ कि ये विदेशी या वेस्टर्न मीडिया कहता है कि भारत जैसे गरीब देश को इस तरह के महंगे अंतरिक्ष कार्यक्रम में इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन आप ये कहेंगे कि जो हमारे अंतरिक्ष प्रोग्राम है किसी अंतरिक्ष दौड़ में नहीं है। ये सारे प्रोग्राम जो है ये ह्यूमन एप्लीकेशन या मानव के जीवन को सरल करने के लिए, इनका उपयोग जो है ह्यूमन एप्लीकेशन, तो इससे इनकी प्रासंगिकता को आप साबित करते हैं। एक और चीज जो पता होनी चाहिए कि ये जो 2TD हम भेजे हैं ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। बेसिकली इसके बाद इंडो भूटान जॉइंट सैटेलाइट INS 2B दिया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, ये पूर्ववर्ती है। इसके बाद एक्चुअल सैटेलाइट भेजेंगे, उसका नाम होगा इंडो भूटान जॉइंट सैटेलाइट INS 2B, INS 2। ठीक, INS 2 क्लियर। अभी देखो ना, आज का सुबह का भास्कर देखते तो वहां कोने में छोटी सी खबर आई थी, क्योंकि बड़ी खबर दूसरी जाती है, खबर उल्टी पुल्टी होती है।
4 लोग अबे हत्या लेके पड़ा है, ढाबे में खाना खा रहे थे, ये थर्ड पेज की न्यूज पढ़ रही। ठीक, फलाने मोहल्ले में कच्चा गया है, गाड़ी लेके नहीं, फ्रंट पेज की सैटेलाइट लाइट्स को मतलब नहीं, ये अगले ग्रह की बात चल रही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको न्यूज पर हर एक न्यूज़पेपर का डायमेंशन पकड़ना चाहिए, यहाँ से ये डायमेंशन कवर होगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो है कि हमारी जो महंगाई इन्फ्लेशन है ये जनवरी में 6% से ऊपर निकल गई। रिटेल इन्फ्लेशन, खुदरा महंगाई 6.01% निकल गई है। तब की हमारी जो आरबीआई की महंगाई का जो लक्ष्य है वो 4 में +2 -2 है, 4% +2 -2, मतलब 6 इधर उधर 2, इसके बीच का रेट आरबीआई ने रखा हुआ है। तो अभी क्या हुआ है, आज के न्यूज़पेपर में ये हुआ है कि भाई रिटेल इन्फ्लेशन एक्सीलेट कर गया है, 6% का जो था टारगेट उसको बीच कर गया है, 6.01 हो गया। सेंट्रल बैंक का जो टॉलरेंस थ्रेशोल्ड है फॉर कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन उससे आगे निकल गया है 2021 जून के बाद। ठीक, क्लियर हो गया। रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन में भी जो रूरल इंडिया की इन्फ्लेशन वो तेजी से बढ़ी है, ग्रामीण भारत की महंगाई तेजी से बढ़ी है। अर्बन इन्फ्लेशन लगभग अनचेंज रहा है, शहरी महंगाई लगभग अनचेंज रही है अर्बन इन्फ्लेशन। ठीक, फूड इन्फ्लेशन हाई रहा है, उच्च एडिबल ऑयल कंपोनेंट्स के कारण, मतलब तेल में महंगाई है तो खाना पूरा महंगा हो। ठीक, पसंद आई, जीरा दर ठीक, तेल की महंगाई से फूड इन्फ्लेशन बढ़ गया। हाँ, तो ये रहा। आगे नीचे आते हैं। आरबीआई ने कहा है कि अभी जो इन्फ्लेशन है ये महंगाई है, चिंता का विषय नहीं, क्योंकि जो अभी हाल ही में आरबीआई ने मौद्रिक नीति जारी करी, मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कुछ चेंज नहीं किया है। अभी हमारा पूरा जो किसी भी तरह से देश में ग्रोथ को बनाए रखने में हमारी इकोनॉमी रिकवरी कर रही है। टर्म्स पढ़ते होंगे, कभी आता है के शेप रिकवरी, कभी बोलते हैं बी शेप रिकवरी। ठीक, तो अभी हमारी इकोनॉमी रिकवरी कर रही है। रिकवरी कर रही है तो इकोनॉमी में पैसे की जरूरत पड़ेगी, लिक्विडिटी चाहिए हमको। तो अभी हमने क्या कहा है कि रेपो रेट रिवर्स में कुछ चेंज नहीं किया है, लगातार पिछले कई मीटिंग्स में इसको कांस्टेंट हमने बनाए रखा है, ये आपको पता हो। ठीक, क्योंकि अपना जो किस पे में उन्होंने कहा कि अभी चिंता विषय नहीं है, क्योंकि हमने इसको अभी जो कंसिडरेशन लिया था वहां पे इसको हमने भी विचार किया था। ठीक, लेकिन चिंता का विषय जो आ रहा है, जो उन्होंने कहा है कि चिंता इस बात की कि बाकी चीजें तो कंट्रोल हो जाएगी, इन्फ्लेशन अभी हाई है, पर हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि अपकमिंग मंथ में ये नीचे आएगा। लेकिन चिंता का विषय एक ही है, केवल वो है आपका फ्यूल प्राइस, क्योंकि हमें पता है कि हम अधिकांश जो फ्यूल है वो इंपोर्ट करते हैं। 80% हमारी जो फ्यूल की नीड्स है वो इंपोर्ट से पूरी होती हैं, और यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ जाए तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। और दुनिया में इस चिंता का विषय यह है कि यूक्रेन क्राइसिस बढ़ गया है, रशिया क्राइसिस बढ़ गया है, सीमाओं पर सेनाओं की तैनाती हो गई, और यदि किसी तरह संकट बढ़ता है तो पूरे दुनिया में ऑयल सप्लाई बाधित होगी और उसका एक बड़ा प्रभाव भारत पर पड़ने वाला है। इसलिए कल आपने देखा होगा कि भारत का शेयर मार्केट तेजी से गिरा, निवेशक पैसा लेकर भाग गए। दूसरा, मैंने कहा सुबह बोला था कि 4-5 कारण है, आपको जानना चाहिए। सुबह मैंने जो एक वॉइस ऑडियो वैसे दिया था, कितने लोग सुना था? ठीक है, बाकी लोग ने वो 1 मिनट का वीडियो वैसे नहीं सुना, समय निकाल दिया। मैं सुबह खा अर्ली मॉर्निंग बिस्तर पे कान में आके बोला करो आज की महत्वपूर्ण। ठीक है ना, चलो ये तकनीक डेवलप हो जाए कि मोबाइल से निकल के एक भूसा मार दे।
बस सुबह सुबह ही जैसे आप उठे तो एक पड़ा को पूछे पापा ये लाल मुख कैसे हुआ, आपको क्या पता है? ठीक, ये आज के मुख्य समाचार है ना। लेकिन ये अमेरिका तो होगी, लेकिन मैं सुनना चाहता कि अमेरिका में तेजी से महंगाई बढ़ गई। अमेरिका में महंगाई क्यों बढ़ गई है? नहीं, अमेरिका महंगाई क्यों बढ़ गई, क्यों, क्या कहा? सबसे बात यह है कि अमेरिका में या पिछले कोविड-19 के दौरान एक चीज समझ में आ चाहिए कि देखिए कुछ डिमांड और सप्लाई का सीधा संबंध इन्फ्लेशन से होता है। ठीक, यदि गुड्स और सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल है और उनकी एबिलिटी डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग मिसमैच करेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। बस भाई मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूँ। पहले आप देख लीजिए, इसको बताता हूँ। पहले देख लीजिए कि रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ गया है। राइजिंग इंटरनेशनल क्रूड प्राइस एक बात है भारत के लिए। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ते हैं तो भारत के लिए बड़ा थ्रेट है, बड़ा थ्रेट। और गवर्नमेंट मान रही कि जो ऑन गोइंग बातचीत नहीं, यूक्रेन कैसे चल रहा है, यह भी इस थ्रेट को बढ़ा सकता है। यूक्रेन क्राइसिस जो ऑन गोइंग यूक्रेन कैसे चल रहा है वो इस समस्या को और बढ़ा सकता है, और बढ़ा सकता है। ठीक, चलिए ये सब चीजें रही। अब देख लेते हैं, मैं एक आर्टिकल छोटा सा लेके आया था न्यूज का, मैं चाहता हूं कि वो आपको दिखाऊं और उसके पॉइंट्स हम शेयर करें। आज एक आर्टिकल भी आया हुआ है, अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, भारत पे क्या है इसका असर। तो कुछ कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए आप। ठीक, अमेरिका में महंगाई ने लास्ट 40 इयर्स के रिकॉर्ड लेवल को छू लिया है। लास्ट 40 इयर्स के रिकॉर्ड लेवल को छू लिया। ये अब ट्रेड लगभग जनवरी फरवरी में चलेगा, मार्च तक अप्रैल में चलेगा और सब कुछ ठीक रहा। ईश्वर ने तो आपको इंटरव्यू के दौरान ये चर्चा विषय उसमें रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक दो दिन में सब कुछ कम होने वाला है। तो ये इसको स्टडी रेगुलर करते रहिएगा तो फायदा रहेंगे। लेकिन मैंने अभी आपको लिखवा देता हूँ, 40 सालों के नए रिकॉर्ड को छू लिया अमेरिका में। ठीक, अमेरिका में जनवरी में इन्फ्लेशन महंगाई 7.5% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। देखिए पॉइंट फिगर नोट करिए, 7.5 स्तर के फिगर पर पहुंच गई। ठीक, अब देखिए क्या है अमेरिका महंगाई की वजह। बहुत अच्छा समझाया बच्चों को, मैंने कहा कि क्यों बजाय मैं टाइम वेस्ट करूं, सीरियसली पा जाए। अमेरिका में महंगाई इसलिए बढ़ रही है पिछले एक साल से क्योंकि एक को तो सप्लाई की कमी है, शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक एंड ओमिक्रॉन एक्सेट्रा। दूसरा है वर्कर्स की कमी। महंगाई सप्लाई में कमी, वर्कर्स की कमी ऑब्वियसली। इसके अलावा वहां पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, ब्याज दर। और वहां पे खर्च में तेजी है। ठीक, ये सब चीज जो थी इससे, ये जो कमी थी इससे अमेरिका में महंगाई बढ़ी। अब जब महंगाई बढ़ी तो अमेरिका के फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का प्रयास किया। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक, जो अभी हुआ इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट अमेरिका में अधिक हो रहा है तो जो इन्वेस्टर्स हैं जिनकी पूंजी इंडिया में हम लोग इन्वेस्ट करवा रहे हैं, वो पूंजी कहाँ जाएगी? अमेरिका में।
तो यदि वो पूंजी अमेरिका में जाएगी तो भारत के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास मनी कब हो जाएगी। देखिए ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, जब अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी तो वहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ा देते, ठीक, इंटरेस्ट बढ़ा दें। हालांकि शुरुआत में उनका इंटरेस्ट बहुत कम था, अब वो इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। तो जो पूरा पूंजी है, जो पूरी कैपिटल है, वो अमेरिका जा रही है, अमेरिका जा रही है, ठीक। इंडियन कंपनियां जो फंड जुटाती थी भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए, उनको फंड अब मुश्किल हो जाएगा, फंड मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकी इन्वेस्टर अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा, वहां पे हाई इंटरेस्ट रेट उसको मिल रहा है, और पूंजी वही आती है जहां पे हाई इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ठीक। अब चिंता ये है कि यदि अमेरिका महंगाई बढ़ती है तो अमेरिका से जो कुछ हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हमारे इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे, वो सारे आयात महंगे हो जाएंगे। इंडिया जो भी कुछ इंपोर्ट अमेरिका से करता है वो सब इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे, और अमेरिका के अंदर महंगाई है। और इससे इंडिया में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो सकता है, मतलब इन्फ्लेशन हमारे एग्जैक्ट नहीं है, बट क्योंकि हमने चीजें महंगी खरीदी तो हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन एंट्री कर जाएगा, इसको बोलेंगे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भारत में हो सकता है, ठीक है। तो एक हो तो आप ये समझिए कि भारत के इन्वेस्टर से यदि वहां महंगाई ज्यादा बढ़ती है तो भारत के इन्वेस्टर के पास पैसा कम हो जाएगा, और दूसरा हमारा जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं वो महंगा है तो हमारा अल्टीमेट गुड्स महंगा हो जाएगा। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आने से हमारे कॉस्ट, हमारा जो गुड्स है, हमारे जो उत्पाद है, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी नहीं बचेंगे, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस, उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता कम हो जाएगी, ठीक, बात समझ नहीं। तो अल्टीमेटली हमारे प्रोडक्ट्स की अंतर्राष्ट्रीय मांग को भी इससे धक्का पहुंचेगा। तो ये सारी बातें आज के न्यूज़पेपर में किसी मुझे मिल गया तो मैंने कहा चलो आपको यहीं से पूरा समझा दो, एकदम स्टेटमेंट करके क्या करा, ठीक। तो अब हमें अपने यहाँ आरबीआई को ब्याज दरों के साथ तालमेल रखना पड़ेगा अमेरिका के साथ, ताकि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, ऑपरेशन कॉस्ट ज़्यादा बढ़ना चाहिए, अदरवाइज प्रोडक्शन पर बढ़ जाएगी, ठीक है ना? ये चीज होती है अमेरिका। कोविड-19 के दौरान सख्त लॉकडाउन लगा, वस्तु सेवाओं की आपूर्ति सप्लाई गिर गई, ठीक। फिर वहां की सरकारों ने पैसा मार्केट पंप किया, उस पैसे को पंप करने से अमेरिका की गवर्नमेंट ने व्यापक मुद्रा आपूर्ति M3 पॉलिसी को यूज किया। पढ़ाई खत्म करती है, M3 पढ़ लिया आपने, M1 M2 M3 वगैरह, क्या होता है M3? क्या होता है? अच्छा, कैसे, कोई फॉर्मूला है इसका? क्या फॉर्मूला? तो लोगों के पास इतना मनी है, प्लस सरकार इतना मतलब पंप कर रही है, करेंसी मार्केट में सर्कुलेट कर रही है, हाँ, इतना डिपॉजिट मनी, मतलब डिमांड डिपॉजिट, इतना पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट है, ठीक। ये आप बात बड़ी ढंग से और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वापस आते हैं अपने न्यूज़पेपर पर, ये विषय है। तो कुल मिला के मैंने समझा दिया कि ये समस्या भारत में आ गई। अब हम आते हैं एक मुद्दा पर चर्चा में, आईएएस कैडर को लेके। तो आप चाहें तो हेडिंग बना लीजिए, हेडिंग है आपके, सॉरी हेडिंग बना लीजिए आर्टिकल की, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूल्स ऑफ 1954। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस कैडर रूल ऑफ 1954। हाल ही में इन रूल्स में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, अमेंडमेंट प्रपोज्ड है, हुआ नहीं है, अमेंडमेंट प्रपोज्ड।
और वो भी स्पेशली रूल नंबर 6(1) के अंदर प्रपोज किया गया है। तो प्रपोज जो किया गया वो ये किया गया है कि आईएएस कैडर के लोगों को लेकर जो सेंट्रल डेपुटेशन पे आईएएस ऑफिसर जाते हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा एम्पावर किया गया। देखिए जब भी आप सिलेक्ट होंगे सर्विस में तो कैडर अलॉटमेंट होगा, कोई यूपी जाएगा, कोई एमपी आएगा, कोई बिहार जाएगा, ठीक, कैडर इसमें बढ़ते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई कैडर तो है नहीं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो स्टेट से ही जाते हैं, उस समय के बाद काम करने वाले अनुभव का सेंटर में जाते हैं। अब क्या हो रहा है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार कह रही है कि हमारे पास कामकाज करने के लिए पर्याप्त अधिकारी नहीं है, काम में बाधाएं आ रही हैं, और उन्होंने रूल में ही अमेंडमेंट कर दिया और ये कहा कि क्योंकि राज्य भेजते नहीं है तो सेंटर के पास ये एक तरफा ऑर्डर पास करके वो सेंट्रल एप्लीकेशन आईएएस ऑफिसर्स को रख सकते हैं, भले राज्य की सहमति इस पर हो चाहे। इससे कॉन्ट्रोवर्सी उभर के आ गई, कॉन्ट्रोवर्सी उभर के आ गई कि राज्यों ने यह कहा कि यदि ये होता है अमेंडमेंट तो इससे स्टेट को दिक्कत आएगी। वो जो आईएएस ऑफिसर होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जहां सुनेंगे बजाय स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि उनको डेपुटेशन रह सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी। तो एमपी आएगा मेंबर पार्लियामेंट तो उसकी बात जहां सुनेंगे स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंट्रोल और कम हो जाए, ऐसा आरोप लगाया है स्टेट गवर्नमेंट ने कि वैसे भी ये लोग यूपी से सुन के आते हैं तो ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट में पावर कम है, काफी कम पावर है। और अब आप क्योंकि इनको ये कह रहे हो कि हम किसी को भी चाहेंगे तो सेंट्रल डेपुटेशन रख सकते हैं, तो जो आईएएस ऑफिसर होंगे वो इसके कारण जो है सेंटर की ज्यादा सुनेंगे, स्टेट की कम। तो सेंटर के जो मंत्री आएंगे स्टेट में तो उनके पीछे लगे सब घूमेंगे, उनके क्या सुनेंगे। ये पूरी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई और इसको लेकर कहा गया कि इससे भारत का जो संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको दिक्कत पहुंचेगी। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने इस पहलू को ऐसे स्पष्ट किया है कि स्टेट्स को जितने सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व ऑब्लिगेशन को फॉलो करना चाहिए था वो नहीं कर रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जस्टिफाइड किया अपने इस कदम को, स्टेट्स आर नॉट मीटिंग देयर सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व ऑब्लिगेशन। वो जो बाध्यता है राज्यों की कि उनको सेंट्रल डेपुटेशन के रिजर्व के लिए इतने अधिकार चाहिए, उस बाध्यता को राज्य सरकारें नहीं मान रही हैं। इस कारण से हम ये कदम उठा रहे हैं और ने कहा कि क्योंकि राज्य नहीं मान रहे हैं तो इससे मिड लेवल आईएएस ऑफिसर की पर्याप्त कमी देखी जाती है, स्पेशली डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर्स के पद पे। समझिए, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर्स के पद पे मिड लेवल आईएएस ऑफिसर्स, ठीक, मिड लेवल। तो ये मिड लेवल, लोअर लेवल, अपर लेवल क्या होता है ये जानना चाहिए आपको। ये अपन पॉलिटी क्लास में कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे अलग भटक जाऊंगा, मुझे पूरे मुद्दों पर लिखना है, ठीक। बट इसमें ये है कि मिड लेवल मतलब कुछ समय के बाद जब वो केंद्र में पहुंचते हैं, सेक्रेटरी लेवल पहुंच जाते हैं सचिवालय पे और डेप्यूटी सेक्रेटरी और डायरेक्टर्स बनते हैं, तो उस लेवल पे देखिए ये मिड लेवल जो है बड़ा थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल सा मामला है, मतलब कि इसमें पावर्स कम हो जाती है, ठीक। जब डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो ज़्यादा पब्लिसिटेशन होता है, उस समय ज़्यादा आईएएस की पावर रहती है और कई आईएएस इसी का लाभ लेते हैं, दिन भर फेसबुक पे ही डालते रहते हैं, ठीक। पब्लिक से मिले, आया मेरे ओर आए, कबूतर उठाया, ठीक, फोटो डाल दिया अपने घर, जैसे बाकी कोई आईएएस कहते हैं कि हम यही कर रहे हैं। पब्लिक ज़्यादा देखती है, पब्लिक फिगर बन जाते हैं। इसके बाद जब ऊपर अपर लेवल पहुंच जाते हैं तो डायरेक्ट सेकंड लेवल पे रहेंगे, तो वहाँ पे वो लोग जो हैं वो सीधे मंत्री को रिपोर्ट करेंगे, पॉलिसी मेकिंग में भूमिका होगी, वहाँ का प्रभावी सपोर्ट। मिड लेवल में कम भूमिका है, इसलिए वे कम इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक। ये भी कारण है, बात देखेंगे कारण, लेकिन ये एक समस्या निकल के आ रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है। तो अब पता होना चाहिए कि मुद्दा क्या है। सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व जो राज्यों कहा गया है, राज्य उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल कहता है कि ये आरोप लगाना कि केवल वो राज्य नहीं कर रहे हैं जहाँ पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, ये सही नहीं। जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ भी सीडीआर ऑब्लिगेशन, सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व
जो बाध्यता है, केंद्रीय डेप्यूटेशन रिजर्व जो बाध्यता है वो भी फॉलो नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना? तो इन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ सिंपल सॉल्यूशन चाहिए, बड़े बदलाव के लाए। अब सबसे पहले मैं कहा कि सबसे पहला कारण क्या है, शॉर्टेज क्यों आ रही है। पहले कारण है शॉर्टेज की कि पिछले कई सालों से जो आईएएस की वैकेंसीज निकल रही है वो काफी कम निकल रही है। ठीक, ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है एनुअल रिक्रूटमेंट ऑफ आईएएस कैडर ऑफिसर्स। ठीक, क्लियर, बड़ा बदलाव भी आया है। स्पेशली 1991 के बाद, क्योंकि 1991 भारत में उदारीकरण को लाया गया, आर्थिक उदारीकरण आया। आपने पढ़ा होगा एलपीजी, लिबरेशन, टाइटेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये माना गया कि नए युग में, नए आर्थिक युग में अधिकारी या नौकरशाह का दखल कम होगा, बाजार जियो तय करेगा, और इसलिए अधिकारियों की नियुक्ति को भी कम कर दिया। आईएएस का जो रिक्रूटमेंट था वो कम कर दिया, 50-80 तक लिया है। फिर 2000 में आके इनको रियलाइज हुआ कि साहब दिक्कत आ रही है, तो इन्होंने वापस से इसको बढ़ाया है, लेकिन अभी भी काफी कम है। आर्टिकल ये कहता है कि यदि हम जनवरी 1-21 के आंकड़े देखें तो ऑल इंडिया लेवल पर 23% की आईएएस की शॉर्टेज है। देखिए 23% आईएएस की शॉर्टेज। ठीक, तो शॉर्ट टर्म मेजर तो आप ये करो कि लगभग हर साल 200 पद निकालते आईएएस के। पद निकाल दीजिए, तो इससे क्या रहेगा कि शॉर्ट टर्म आपका शॉर्टेज कम हो जाएगी। अभी ऑलरेडी 23% शॉर्टेज आपकी शॉर्टेज है, तो राज्य क्या अपने पास हो क्यों क्या भेजे केंद्र में, उनके पास भी दिक्कत है, उन्हें भी काम करवाने। दूसरा इनका कहना है कि हमारे यहाँ कैडर जो व्यवस्था है उसको रिव्यू करना चाहिए। ये जो कैडर व्यवस्था है इसको रिव्यू करने की आवश्यकता है। कैडर व्यवस्था, दूसरा सोल्यूशन है कैडर व्यवस्था को रिव्यू कीजिए, कैडर व्यवस्था को रिव्यू कीजिए। ठीक, कैडर व्यवस्था को रिव्यू कीजिए। क्या है कैडर व्यवस्था को रिव्यू करने का आइडिया? इनने कहा है कि ये जो रिव्यू होना चाहिए ये केंद्र और राज्य दोनों देखें, और कुछ जो स्ट्रेटेजिक पोस्ट हैं उन्हीं को ही कैडर पोस्ट घोषित करें, बाकी को हटा दें। ये क्या होता है? इनका कहना है कि कुछ स्टेट और सेंटर ने मिलकर कुछ पोस्ट फिक्स कर दिए कि आईएएस कैडर को मिलेंगी जो दिल्ली से आएंगे, प्रमोटी को भी नहीं मिलेंगे। जैसे तमिलनाडु में नियम है कि कमिश्नर ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आईएएस होगा, कमिश्नर ऑफ आर्कोलॉजी आईएएस होगा, कमिश्नर ऑफ म्यूजियम आईएएस होगा। ये सारी पद कैडर पोस्ट के लिए तय कर दी गई है राज्य सरकार के अंदर, राज्य के अंदर। और ये इतने महत्वपूर्ण पद नहीं है कि इनके लिए अपन आईएएस को इस पद पर बढ़ाएं। डेपुटेशन का ऑफिसर भी से कंट्रोल होता है, और डेपुटेशन ना भी हो तो अदर व्यक्ति करता है, आप अपने मैन पावर को मिसयूज कर रहे हो। समझिए, कुछ ऐसे समझ लो कि आपने ये कह दिया है कि हर एक गाड़ी जो है वो पायलट ही चलाएगा, भले ही बेचारे उसके पास योग्यता जो है वो विमान उड़ाने की है। आप कहनी जीप भी आप चलाओ, टू व्हीलर भी आप चलाओ, ट्रैक्टर भी आप चला लेगा, बस नहीं। तो इनका कहना है कि यदि हम स्टेट में जो कैडर पोस्ट फिक्स कर दी गई हैं कई पदों के लिए, यदि उनको हम रिव्यू करते हैं, उनको मुक्त करते हैं, तो एक बड़ी संख्या में हमारे पास जो वर्क फोर्स है क्लियर हो जाएगा। तो प्रॉपर कैडर रिव्यू की बात करी गई है। कई आईएएस रिलीज हो जाएंगे नॉन स्ट्रेटेजिक पोस्ट से और शॉर्टेज कम हो जाएगी। स्ट्रेटेजिक को रखो उनको, क्योंकि वहां की योग्यता का है, लेकिन नॉन स्ट्रेटेजिक पोस्ट पे उनको फ्री करो, उससे उनका शॉर्टेज कम करो। ठीक, क्लियर? ये तो हो गई राज्यों के लेवल कैडर रिव्यू करने की बात। ठीक, हाल ही राज्य सरकार के साथ मिलकर रिव्यू करके पोस्ट खाली करा दो।
दूसरी बात उन्होंने कहा है कि हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पूरे काम बांटे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ये यूनियन लिस्ट में आता है, ये स्टेट लिस्ट में आता है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि कई ऐसे विषय स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्टें हैं उनसे जोड़ के मंत्रालय बना दिए जो उनके दायरे में नहीं आते। बात समझ आ रही है? नहीं आते, बना दिए। अब बना दिए तो वहां भी आईएएस चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकी सलाह ये है कि आप सेंट्रल मिनिस्ट्रीज जो राज्य और संबंधित सूची के मामलों से संबंधित हैं उनके कामकाज को कम करिए, उनके बर्डन को कम करिए। इससे आपकी जो डिमांड ऑफ आईएएस ऑफिसर्स है और सीनियर ऑब्लिगेशन है वो कम हो जाएगी। वो राज्यों काम राज्यों करने दो। संबंधित सूची काम है तो विद्यार्थी का अच्छी बात है। आपको जो उसके अपने ऊपर ले दो फिर उसके लिए आप आईएएस ऑफिस चाहिए। बात समझ आई? तो ये इनका तीसरा सॉल्यूशन। बात समझ आ गई? तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगला इन्होंने कहा है, मैंने थर्ड वाला छोड़ दिया है, वो ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, वो थोड़ा सा दिक्कत मैं कॉन्ट्रोवर्शियल देता हूँ, पर नीचे वाले कहते हैं ना कि हमारे एक और चीज देखी गई है कि जो प्रमोटेड आईएएस ऑफिसर होते हैं उनका भी हम पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाते। भाई आप एसडीएम बन जाएंगे, होता है कुछ सालों बाद आपका प्रमोशन हो जाए, आपको आईएएस बनाया जाए तो आपकी ट्रेनिंग वही होगी एकेडमी में मसूरी, तो आपको पूरी वही कुशलता दे दी जाएगी, क्षमता दे दी जाएगी, आपका अनुभव भी है, क्षमता भी बना सकते हैं। अब उसके बावजूद भी अभी जो नियम वो ये कहता है कि सेंट्रल जो डेपुटेशन के लिए आईएएस है वो ये नहीं जाएंगे। कौन जाएंगे? जो यूपीएससी से डायरेक्ट सेलेक्ट हो क्या है, यूपीएससी से डायरेक्ट सेलेक्ट हो क्या है। तो इनका कहना है कि ये जो हमारे पास एक बड़ा पुल है उनको हम यूज नहीं कर पाते जो कि प्रमोटेड ऑफिसर्स होते हैं। केवल हम यही आधार मान लेते हैं कि प्रमोटेड है तो वो सीडीआर के लिए योग्य नहीं। तो आर्टिकल लेखक कहता है कि ऐसे स्टेट सिविल सर्विस से जो अधिकारी आते हैं इनको भी आप सीडीआर में रख लीजिए, इनको भी आवश्यकता पड़े तो भेज सकते हैं, ठीक, क्योंकि इनके पास पर्याप्त अनुभव है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 2050 अधिकारी 35 से 55 ईयर्स के बीच में है जिनके पास अनुभव है, और यदि हम इनको 2 साल के लिए सेंट्रल डेपुटेशन के लिए आवश्यक रूप से भेजना शुरू कर दें तो काफी हद तक हमारी जो कमी है वो दूर हो जाएगी। ठीक, क्लियर? नियम ये बनाया जाए कि जब तक वो 2 साल तक सेंट्रल डेपुटेशन पे नहीं आएंगे काम करके उनको स्टेट कैडर में प्रमोशन नहीं मिलेगा। प्रमोशन जो मिलेगा वो केवल इससे हमें मिलेगा कि उन्होंने सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व में 2 साल कम से कम काम किया कि नहीं। इससे एकेडमिक आने के बाद, मसूरी से ट्रेनिंग एकेडमी आने के बाद इनके क्षमता, इनके ज्ञान आदि का इस्तेमाल भी संभव हो पाएगा। ठीक, समझ में आया? हाँ, मैंने कहा कि आपका प्रमोशन हो गया, आप एसडीएम बने थे, आपको आईएएस बना दिया। जब भी आईएएस अवार्ड होगा तो आपकी ट्रेनिंग होगी मसूरी में, भले आप एमपीएससी से आए एसडीएम बन के। तो इनका कहना है कि उसके बाद उसको डायरेक्ट जैसे आपका ट्रेनिंग होगी तो वापस एमपी नहीं आओगी, आपको नियम में कहा जाएगा कि कम से कम 2 साल का आप सेंट्रल में काम करके आओ, और यदि आप सेंट्रल में मिड लेवल पर आईएएस ऑफिसर में काम करके आते हो सेंट्रल लेवल में तो फिर आप एमपी में आओगे, तो फिर आपका प्रमोशन भी होगा और बाकी फायदे भी मिलेंगे। ठीक, ये रखा है कि सब्जेक्ट ये कंडीशन जोड़ दो, मैंडेटरी पीरियड कर दो, सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व का मैंडेटरी कंडीशन कर दो, तो जाके लोग जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? पॉइंट समझ में आ रहे हैं? इसमें उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे अधिकारी जो 50 ईयर्स से अधिक आयु है उनको ये 2 साल की कंडीशन छोड़, केवल 35 से 50 के बीच, क्योंकि आमतौर पे प्रमोशन जो होते हैं और प्रमोशन के जो आयुष बनते हैं वो इसी बीच एज कैटेगरी में रहते हैं। ठीक, बस नहीं, प्रमोशन जो एसडीएम बनेगा आईएएस उसमें कैटेगरी एज की ज़्यादा रहती है, और डायरेक्ट जो आता है वो तो दोस्ता 30 साल के बन के आएगा यूपीएससी से। ठीक, तो इन्हें का 50 ईयर्स वालों को छोड़ दिया। इससे काफी हद तक आपकी
एक झटके में समस्या दूर हो जाएगी यदि हम इन प्रमोटेड आईएएस ऑफिसर्स को ले लेते हैं। पांचवा इन्होंने कहा है कि इसलिए भी आईएएस ऑफिसर स्टेट छोड़ के नहीं जाते सेंटर, क्योंकि सेंटर में सुविधाएं आदि कम होती है, बस में काफी कम है ये सब चीजें। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद के नियम ही बैरियर बन जाते हैं, और ये बैरियर जो बन जाते हैं हाईली स्ट्रिक्टिव कंडीशंस, इंसेंटिव, एनुअल लैप्सिंग ऑफ ऑफर लिस्ट, ये सब चीजें कुछ ऐसी हैं जिस कारण से भी अधिकारी जाते नहीं। ठीक, असल में सेंटर में सुधार नीति स्टेट्स में मिल रही। एक और चीज जो है, जो थोड़ी सी चीज खटकती हुई है कि अभी नियम ये है कि जो भी डायरेक्ट लिक्विड आईएएस होता है उसको बनाता है कि आपके सर्विस जब 9 साल पूरे हो जाएंगे स्टेट में, तो 9 से 16 साल की सर्विस के बीच में कोई 2 साल आप डिप्टी सेक्रेटरी डायरेक्टर बन के रहेंगे। मैंने कहा था मिड लेवल पे ना तो बहुत यहाँ पे आपको पब्लिक पॉलिसीज मेकिंग में रूल होगा और ना आपका पब्लिक इंटरफेरेंस, पब्लिक से इंटरेक्शन। तो ये जो 9 से 16 वर्ष की सर्विस के बीच में 2 साल की शर्त है, ये ऐसी शर्त है जिस कारण से अधिकारी जाते नहीं। ठीक, क्योंकि इस समय वो चाहते हैं कि वो ज्यादा पावर, प्रेस्टीज आदि को एंजॉय करें जो उनको स्टेट मिल रही है। तो आर्टिकल कहता है कि क्योंकि जाते नहीं है, क्योंकि उनको उस समय वो स्टेट में प्रभावशाली पोस्ट पे हैं, एकदम आईएएस प्रॉपर बने हुए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो ज़्यादा वैल्यू, और सारा जो मजा है वो शुरुआती वही 8-9 साल का है पावर का जो एक्चुअल में यूज़ करते हैं आईएएस, और उसको आप कह रहे हो कि 2 साल ही चला जाए बदमाश तो जाएगा। ठीक, अभी तो उसका एक्चुअल समय शुरू हुआ है इंजॉय करने का, आप कह रहे कि चले जाइए, तो वो एक दिक्कत है। तो इन्होंने कहा है कि इसी कारण से बड़ी संख्या में लोग मिल जाए। ठीक ठीक, क्लियर? इन्होंने कहा है कि एक तो ये कर दो कि 9 से 25 वर्ष के बीच की सर्विस को कंडीशन जोड़ दीजिए, अभी 9 से 16 है, कि जो भी डायरेक्टली रिक्रूट होकर आएंगे वो कम से कम 3 साल सेंट्रल में आएंगे 9 से 25 के बीच में। ठीक, और उनका स्टेट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ग्रेड में जब भी प्रमोशन होगा जब वो इस 3 साल की सर्विस को दे देंगे। यदि चाहते हैं कि अपने स्टेट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वही बनेंगे जिन्होंने 3 साल का सेंट्रल डेपुटेशन किया है कंप्लीट। बट 9 से 25 वर्ष कर दो, क्योंकि वहां पे उसके पास ऐसा पीरियड हो जाता है जिसमें वो फ्री है और चाहे तो वो सेंटर में आ सकता है। ठीक, अपने कन्वीनियंट के मुताबिक। क्या समझ आ गई ये पॉइंट्स? क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं। लास्ट में बाकी सब सामान्य पॉइंट है तो मैं ज्यादा दूंगा उनको। लास्ट में उन्होंने कहा कि देखिए सीडीआर ऑब्लिगेशन को हम लेके बहुत ही इशू बना रहे हैं। ठीक, ये इतना छोटा इशू है कि इंटर स्टेट काउंसिल में भी बैठ के आर्टिकल 2 चर्चा करके भी निपटाया सकता है। ठीक, जो एक चर्चा चल रहा है कि सेंटर बोल रहा है, राज्य बोल रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, ये स्थिति हम बच सकते हैं। आखिर में उन्होंने सरदार पटेल का उदाहरण दिया कि आजादी के बाद बड़ी संख्या में आईएएस ऑफिसर की कमी थी। लगभग 60% इंडियन सिविल सर्विस हमने खो दिए थे, क्योंकि अधिकांश ब्रिटिशर्स थे या मुस्लिम थे जो पाकिस्तान चले। तो सरदार पटेल ने उस समय इस शॉर्टेज को दूर करने के लिए स्टेट से बात करी। ठीक, और स्टेट्स को कॉन्फ्रेंस लेके इस समस्या को दूर किया। इससे काफी हद तक ये समस्या दूर हुई। कुल लगभग ये है कि जो चीजें अभी
विवाद का विषय बनी हुई है, ये वास्तव विवाद नहीं है। यदि हम चाहें तो इनको प्रेम पूर्वक हम आपसी बातचीत से भी सुलझ सकते हैं। ठीक, तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स दिए, इसमें कुछ पॉइंट्स और भी हैं लेकिन वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं थे, या मेरे को लगा कि उनकी जरूरत नहीं थी, हालांकि मैंने मार्क पूरा कर दिया। यदि किसी का मन करे तो पढ़ लीजिए, समझा मैं दूंगा, लेकिन फिर कहीं से निकल जाता है। इसमें एक आर्टिकल आया है जियोस्पैटिकल सेक्टर को लेकर। भारत में जियोस्पैटिकल सेक्टर को लेकर बड़े बदलाव आए, और बड़े बदलाव ये है कि जियोस्पैटिकल सेक्टर को लेकर फरवरी 15, 2021 को सरकार ने इस सेक्टर को डीरेगुलेट कर दिया। जियोस्पैटिकल मतलब आपकी जो हम लोग किसी की लोकेशन पता करते हैं तो उसको जियोस्पैटिकल सेक्टर बोला जाता है। जियोस्पैटिकल सेक्टर में 3 चीज होती हैं, आप थोड़ा चाहे तो लिख लीजिए, मैं दे देता हूं। जियोस्पैटिकल जो डेटा होता है, ये डेटा इंफॉर्मेशन देता है किसी वस्तु के या किसी कार्यक्रम के बारे में, उसकी अवस्थिति लोकेशन के साथ पृथ्वी की सतह पे। ठीक, मान लीजिए आप जान लीजिए जिस पर्टिकुलर लोकेशन में अभी मैप में भौगोलिक दिखा देगा कि इतनी दूरी पे भौगोलिक हुआ है, पर ये आपकी डिस्टेंस है, और इस बीच में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब भी वहां पे टैग दिखाई देती है। ठीक, बात समझ? तो जियोस्पैटिकल डेटा में 3 चीजें, जियोस्पैटिकल डेटा जो होता है टिपिकली इसमें 3 इंफॉर्मेशन होती है। जियोस्पैटिकल डेटा में 3 इंफॉर्मेशन होती है। पहली इंफॉर्मेशन होती है लोकेशन। जैसे आपने डाला भौगोलिक, तो भौगोलिक की लोकेशन आपके मोबाइल और मैप पे दिखाई देगी। ठीक, दूसरा हो गया एट्रीब्यूट्स इंफॉर्मेशन। एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन मतलब है कि जो जो चीजें उससे जुड़ी, जो जो चीजें उस बीच में आ रही हैं उनके बारे में जानकारी, कोई अस्पताल है, कोई स्कूल है, कोई पुलिस थाना है, तो वो एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, इवेंट और फिनोमेना कंसर्न, उससे जुड़ी बात है। 2 इंफॉर्मेशन आपको आती है। तीसरी इंफॉर्मेशन जो आपको मिलती है वो मिलती है टेम्परल लोकेशन इंफॉर्मेशन। टेम्परल इंफॉर्मेशन मतलब होता है कि कितनी दूरी पे है। ठीक, तो यहां से भौगोलिक के दिन डालेंगे लोकेशन, तो भौगोलिक भाई यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे हो गया, ये टेम्परल इंफॉर्मेशन हो गई। बीच में टिंकूस हो गया, भौगोलिक थाना हो गया, ये बीच की लोकेशन हो गई, या मैगडी हो गया, ये हो गया आपकी एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन। और तीसरा डायरेक्शन कहाँ है, इधर जाना है किधर जाना है। ठीक, उल्टा घुमा दे तो इधर जाके फिर उधर घुमा के फिर उधर घुमा के फिर चले आ रहे हैं और अच्छा से बोल कहाँ है वो भौगोलिक। ठीक, क्लियर? ये सब जानकारी आपको जियोस्पैटिकल इंफॉर्मेशन से मिलती है। मेरे ख्याल से जियोस्पैटिकल आपको क्लियर हो गया। अब हुआ क्या इंडिया में, आर्टिकल आया क्यों है, संपादकीय ये कहता है कि जियोस्पैटिकल सेक्टर को सरकार ने डीरेगुलेट कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका भारत में बहुत ज्यादा भी फैलाव नहीं हो पा रहा है। हालांकि इंडिया में जियोस्पैटिकल सेक्टर में बहुत अच्छी संस्थाएं हैं, जैसे इसरो काम कर रही है, सर्वे ऑफ इंडिया ये काम कर रहा है, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर ये काम कर रहे हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ये काम कर रहे हैं। तो इतने महत्वपूर्ण हमारे यहाँ रोबस्ट इकोसिस्टम है, लेकिन उसके बावजूद भी जियोस्पैटिकल सेक्टर में उतना उछाल नहीं आया, उतनी तरक्की नहीं हुई जितने की आशा कर रहे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना, क्लियर? और ये सेक्टर अपना पूर्ण पोटेंशियल यूज नहीं कर पा रहा है, इसका जीडीपी में योगदान भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। आर्टिकल कहता है कि जब ये सेक्टर को ओपन किया गया था तो कई अनुमान आए थे, और एक अनुमान ये कहता था कि 2029 तक 1 लाख करोड़ रुपए इस सेक्टर से मार्केट बन जाएगा। ठीक ना, और कई इन्वेस्टर्स इसमें आ गए। कई कंपनियों ने अपने इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ रिलीज कर दिए। मैप माई इंडिया का आईपीओ जो था वो सब्सक्रिप्शन जो था वो काफी अच्छा होगा। इसी प्रकार से और भी कंपनी का आईपीओ बढ़े। ठीक, कुल मिला के भारत में पहली बार जियोस्पैटिकल सेक्टर को लेकर काफी पॉजिटिव मूड है, लेकिन फिर भी अभी कुछ की इश्यूज आ रहे हैं।
कुछ समस्याएं आ रही, समस्याएं आ रही लिख लीजिए। पहली समस्या ही आ रही है, पहली समस्या जो आ रही है वही आ रही है कि भारत में पर्याप्त डिमांड नहीं है जियोस्पेटिकल सर्विस की और उत्पादों की, पर्याप्त डिमांड नहीं। और पर्याप्त डिमांड नहीं होने के पीछे कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस सरकार और निजी क्षेत्र में। हालांकि पर्याप्त हमारे पास पोटेंशियल है, बट पोटेंशियल को हम यूज नहीं कर रहे हैं, जो हमारे पास अवेयरनेस है। दूसरा जो हर्डल है, बाधा है, वो इस सेक्टर में स्किल्ड मैन पावर की, कुशल मैन पावर की, स्किल्ड मैन पावर अक्रॉस द प्लैनेट, मतलब टॉप लेवल की नॉलेज से लेके बेसिक लेवल की नॉलेज तक के लिए जो हमें चाहिए मानव कुशलता, वो हमारे यहाँ नहीं। एंटायर टाइम में मतलब हो गया टॉप लेवल की नॉलेज लेके बेसिक लेवल की नॉलेज जो सेक्टर की चाहिए वो कुशलता हमारे पास नहीं। ठीक है। तीसरा जो है हमारे यहाँ फाउंडेशन डेटा जो होता है, मौलिक जो डेटा होते हैं उसका भी हमारे यहाँ अभाव है। स्पेशली हाई रेजोल्यूशन कैमरे से जो पिक्चर्स आ रही होती है वो हमारे यहाँ नहीं। तीसरा है लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन डेटा शेयरिंग, डेटा प्रिवेंट्स को क्रिएशन, एसेट मैक्सिमाइजेशन, मतलब कौन किसी का शेयर करेगा उसको भी लेके स्पष्टता नहीं। ठीक, हमारे यहां अभी रेडी टू यूज सॉल्यूशंस पे काम नहीं हो रहा है। किसी समस्या को लेकर जो रेडी टू यूज सॉल्यूशन होते हैं वो चीज हमारे यहां भी नहीं है, तो हम आने के बाद हम उस पर काम कर रहे हैं। रेडी टू यूज सॉल्यूशन जो होने चाहिए उसमें हम पिछड़े हो गए। ठीक, तो बाकी सब इन्होंने ऐसी चीज समझाई है। सॉल्यूशन प्रॉब्लम समझ में आ गई, सॉल्यूशन में आ गया होगा। ठीक, एक पे एक लोगों को अवेयरनेस बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है कि माइंड से छीनना पड़ेगा, हमें 23 इस पे प्रयास करना पड़ेगा। पॉलिसी जो हमने पब्लिश करी है उसको पब्लिक डोमेन डालना पड़ेगा ताकि लोग इससे अवेयर हो, लोग इससे जागरूक हो। गवर्नमेंट के पास जो डेटा अवेलेबल है शुड बी अनलॉक, वो यूज होना चाहिए, बाकी डिपार्टमेंट द्वारा डेटा शेयरिंग होनी चाहिए। ठीक, ये सॉल्यूशन हो गए। ओपन डेटा शेयरिंग प्रोटोकॉल हमारे यहाँ होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेवलप किए जाए सेक्टर के लिए, इसके लिए सरकार निवेश करे। ठीक, ये सब इन्होंने पॉइंट्स है। बाकी सारे पॉइंट जनरलाइज हैं, लेकिन एक पॉइंट बहुत अच्छा है जो इन्होंने कहा है कि जो संस्थाएं हमारे यहाँ इनके भी प्रतिस्पर्धा हो इस सेक्टर को लेके, ये हमारे यहाँ भी नहीं है। तो प्रतिस्पर्धा बढ़ा दिया जाए ताकि अधिक से अधिक अच्छे इन जियोस्पेटियल सेक्टर का हम यूज कर पाए पोटेंशियल। दूसरा एकेडमिक प्रोग्राम बनाइए, जियोस्पेटियल सेक्टर से जुड़ा हुआ एकेडमिक प्रोग्राम बनाइए। एक बैचलर प्रोग्राम शुरू करो जियोस्पेटियल सेक्टर को लेकर इंडिया के IIT के भीतर, NIT के भीतर। संभव हो तो जियोस्पेटियल सेक्टर के लिए अलग से विश्वविद्यालय बनाइए ताकि इस सेक्टर का हम उचित उपयोग भी कर पाए। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो हमारे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक्सट्रैक्ट करके आपको लिखवा दिया और समझा दिया। ठीक, क्लियर हो गया? ये आज का पूरा डिस्कशन है। ये आर्टिकल थोड़ा सा बैलेंस नहीं था तो मैंने इसको नहीं लिया है, जो बैलेंस थे वैसा ही ले लिए हैं। इसके अलावा सुबह मैंने आपको